अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, क्या हाल है? सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा न्यू चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो याद रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और समटाइम्स सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एटम से बने होते हैं, ठीक है, या आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो। याद रखिए, ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन, हाइड्रोजन या कभी कभार हमारे पास इसमें नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की उनके फार्मूलों में मौजूद हो सकता है। तो आइए ज़रा डिटेल से बात कर लेते हैं। बोर्ड पे हम लिखेंगे भी और साथ ही साथ डिस्कस भी करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना होता है, ठीक है। तो ज़रा डिटेल में इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जो वर्ड था, ये किस साइंसदान ने सबसे पहले इस वर्ड को कहा था, या इस वर्ड को उसने पहली बार मेंशन किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये एक अलग ब्रांच है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ये भी डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा फील्ड है, एक वास्ट फील्ड है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा फील्ड किस तरह बना, इसमें ये रेवोल्यूशन कैसे आया और कौन सा साइंसदान है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बड़ा रिवोल्यूशन आया था, उस साइंटिस्ट का नाम भी बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी डेट थी जिससे उस साइंसदान ने ये रिवोल्यूशन जो है इसको शुरू किया। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है क्लास 10, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। सही है। हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, सही है। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। पहली बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये सब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। इट इज अ सब ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की सब ब्रांच है। सब कहते हैं कि उसके अंदर जो मौजूद होता है, जो छोटा ब्रांच होता है, छोटा शाफ्ट होता है, उसको सब ब्रांच कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो शाख है, ये असल में केमिस्ट्री से आया है, ठीक है। आ जाओ, ये केमिस्ट्री के अंदर से निकल के आया है। वैसे केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन हम चूंकि स्पेसिफिक सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है, ये केमिस्ट्री की सब ब्रांच है, सही है। अच्छा, आप देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। वी स्टडी those compounds which are composed of कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। मेनली कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसके साथ मैं इधर लिख भी देता हूँ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एंड आल्सो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे हमारे पास एलिमेंट्स भी इसमें मौजूद हो सकते हैं, सही है। तो ये कैसे, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। EG मीन्स एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हम ले लेते हैं CH4 मीथेन, जिसको बायोगैस भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड बायोगैस, क्योंकि नेचुरली बनता है तो इसलिए हम इसको बायोगैस कहते हैं। जमीन से निकलता है तो नेचुरली बनता है, कुदरती तौर पे बनता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड बायोगैस, इसलिए बायोगैस इसको कहा है। अच्छा, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना इस CH4 का, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ठीक है। ये हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर है, सही है। तो हमारे पास ये मीथेन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। इसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, यानी those compounds which are made up of
हाइड्रोजन सॉरी फर्स्ट आपने कार्बन को मेंशन करना है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जिसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो कार्बन है, ठीक है। तो मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनका हम क्या है, इनका असल में ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है, दोज कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे भी आपको मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनके स्ट्रक्चर के अंदर या मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या एलिमेंट्स भी नजर आएंगे आपको। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक लिखवाता हूँ, जैसे अमाइनो एसिड है, प्रोटीन जो बनता है अमाइनो एसिड से बनता है, यानी प्रोटीन के अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है जिनसे हमारे पास एक बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है, उन छोटे मोनोमर्स को दैट इज कॉल्ड मोनोमर, उस मोनोमर को असल में अमाइनो एसिड कहा जाता है। तो अगर मैं आपको इधर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर लिखवाऊं, अमाइनो एसिड, ठीक है। तो जो एक अमाइनो एसिड जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। देखो ये कार्बन है, दैट इज आल्सो कॉल्ड अल्फा कार्बन, इसको अल्फा कार्बन भी कहते हैं। वैसे अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन है उस कार्बन को कहते हैं जिसके चारों साइड पे इर्द गिर्द सारे के सारे जो ग्रुप्स अटैच होते हैं वो चारों के चारों एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। तो एक ऐसा सेंट्रल कार्बन जिसके चारों तरफ जितनी भी ग्रुप्स अटैच होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे इस तरफ फॉर एग्जांपल एक इंसान खड़ा है, एक यहाँ पे मुर्गी खड़ी है, जस्ट एग्जांपल, आगे कोई जानवर खड़ा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल गाय वगैरह, और पीछे कोई ऐसी चीज खड़ी है जो इन तीनों से डिफरेंट है। तो आप कह सकते हैं कि दरमियान वाला जो एलिमेंट है, और केमिस्ट्री पढ़ है तो आपका रिलेशन किन के साथ होगा, केमिकल एलिमेंट्स के साथ होगा। तो जो केमिकल एलिमेंट जो सेंटर में है जिसके इर्द गिर्द सारे के सारे ग्रुप्स डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, तो उसको अल्फा ग्रुप कहते हैं या अल्फा कार्बन भी कहेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये कार्बन है तो कार्बन के एक साइड पे हमारे पास अटैच होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। दूसरे साइड पे अटैच होता है अमीन ग्रुप NH2, ऊपर हमारे पास अटैच होता है हाइड्रोजन और नीचे हमारे पास अटैच होता है अल्काइल ग्रुप। ये हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक अमाइनो एसिड का। तो इस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो जरूर होंगे, लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे एलिमेंट्स भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, सही है ना। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं कि वो कौन से कंपाउंड हैं जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे कार्बाइड्स हैं, एल्यूमिनियम कार्बाइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट्स हैं। तो कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स और इस तरह की चंद और हमारे पास ग्रुप्स के कंपाउंड है जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है। जैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी मैंने बताया ना कि ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन होना चाहिए, कार्बन लाजमी है। तो इस लिहाज से अगर आप देखोगे ना, तो आपको मैं एक मॉलिक्यूल लिखवाता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसमें तो कार्बन है या नहीं है? तो कार्बन है, तब भी हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं है, दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए जो जरूरी है वो है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना इंतहाई जरूरी है, और अगर कार्बन और हाइड्रोजन है उसके बाद अगर इसके साथ ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन अगर ये चीजें हैं तो फिर खैर है, कोई मसला नहीं। ये दोनों मस्त है। हाँ, ये दोनों मस्त है। सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट हो सकता है? अभी बताया ना, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ये चीजें भी इसमें आ सकती है। वो देखें, जितना हम इस चैप्टर में आगे जाएंगे ना, तो धीरे धीरे एग्जाम्पल सामने आएंगे, तो उन एग्जाम्पल्स के अंदर आपको रियलाइज होगा कि सर ने जो कहा था कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी डिफरेंट एलिमेंट्स भी उसमें आ सकते हैं। तो फिर आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये इस तरह होता है, सही है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी मसला है तो आप पूछ सकते हो यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम जरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैकग्राउंड हिस्ट्री पे बात करेंगे। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह हमारे पास ये जो सब ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इसको डिस्कवर कैसे किया गया, ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, ये नाम किसने दिया था, जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है।
कि ये ऑर्गेनिक वर्ड जो है ये सबसे पहले किसने मेंशन किया था, ठीक है, और इसको दिया किसने, दाओ साइंटिस्ट का नाम भी लिखे। क्लियर है यहाँ तक? सही है, साफ कर दें, लिख लिया है सब। एक बार ये बोर्ड क्लियर ये कैमरे में आ जाए ना, ताकि अपनी अगर नोट करना चाहता हूँ। सही है, तो इसको मिटा देते हैं, अब आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको किस तरह के कंपाउंड्स आपके सामने आएंगे, किस तरह के? अच्छा, अभी देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चूंकि ऑलरेडी आपको बताया गया है कि सब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। तो अगर आपको मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स आपके सामने आ जाएं, ठीक है, या आप कोई स्टडी कर रहे हैं और आपको एक कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, ड्रा है फॉर एग्जांपल, किसी ने ड्रा किया है, कोई आपसे पूछ सकता है कि ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, तो आप किस तरह बताओगे कि ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? तो मैं आपको कुछ चंद कंपाउंड लिखवाता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह के कंपाउंड आपके सामने आ सकते हैं। तो चंद कंपाउंड लिखवाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आ सकता है जैसे CH3, CH2, ठीक है, और CH3, जिसको हम नाम देते हैं प्रोपेन, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन, ठीक है, ये है प्रोपेन। इस तरह का कंपाउंड आपके सामने आ सकता है। देखो इसमें आप देख सकते हो कि 3 कार्बन है, अगर मैं एक और कार्बन अटैच कर दूं तो फिर ये ब्यूटेन बन जाएगा, फिर एक और कार्बन अटैच कर दो ये पेंटेन बन जाएगा, और कार्बन अटैच कर दो एक कार्बन। तो इस तरह ये चेन जो है, ये जंजीर जो होगी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ इनसे जो और नए कंपाउंड्स बनते हैं जिनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, तो उन डेरिवेटिव्स और हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को कंबाइन भी कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है असल में? हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी और डेरिवेटिव्स की स्टडी है। डेरिवेटिव्स जानते हो क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है CH4, ठीक है, ये क्या है? मीथेन है। अगर इस मीथेन में से ये हाइड्रोजन को मैं हटा दूं और इसकी जगह मैं 4 क्लोरीन को अटैच कर दूं, सही है, यानी इन हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं इस कार्बन के साथ क्लोरीन को अटैच कर दूं 4 क्लोरीन, तो इस मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड बना या नहीं बना? बन गया। तो इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को डेरिवेटिव कहा जाता है, क्योंकि कार्बन में से आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, उनकी जगह क्लोरीन को अटैच किया, इसलिए इसका डेरिवेटिव ये हम कह सकते हैं कि CCl4 क्या है? ये CH4 का डेरिवेटिव है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक कंपाउंड से और भी नए कंपाउंड्स बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक को अपनी जगह से हटा के दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बन सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कार्बन की एक खास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स को अपने साथ अटैच कर सकता है, इवन और एलिमेंट्स के अलावा एक कार्बन बाकी कार्बन्स के साथ भी अटैच हो सकता है, और इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है। तो कार्बन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो कैटिनेशन असल में क्या है? कैटिनेशन इज एक्चुअली अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, या आप कह सकते हो सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को असल में क्या कहा जाता है? कैटिनेशन कहा जाता है, क्योंकि ये एक कार्बन है ना, तो ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा कार्बन तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ अटैच हो सकता है। तो आप देख सकते हो ये सारे कार्बन एक दूसरे के साथ अटैचमेंट कर सकते हैं और बाकी एलिमेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हैं। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ क्या है? लिंक है। इस तरह ये 2 हाइड्रोजन के साथ, ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ लिंक है, ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ लिंक है, ये भी 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। ये याद रखिए, जो एंड पे कार्बन होता है और जो स्टार्टिंग में कार्बन होता है, ये 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4, ठीक है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी है 4। कौन बताएगा वैलेंसी क्या है? व्हाट इज वैलेंसी?
लास्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हों? देखो ये कहा जाता है कि वैलेंसी असल में कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहा जाता है, यानी किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो एटम है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, इसको असल में वैलेंसी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 2 हाथ हैं, तो मेरे जब 2 हाथ है तो मैं 2 लोगों के साथ अटैचमेंट कर सकता हूँ, यानी एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो मैं उनके साथ सिर्फ अटैचमेंट करता हूँ, यानी 2 आदमियों के साथ। अगर 4 है तो 4 के साथ तो मैं अपनी क्या है लिंक नहीं कर सकता ना, उनके साथ तो मैं अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी जो कैपेसिटी है वो 2 है, मेरी कैपेसिटी क्या है 2, तो मैं 2 के साथ अटैच हो सकता है, तो मेरे हैंड जो है वो 2 है। जैसे आप ऑक्टोपस आपने देखा है, उसके 8 हैंड्स होते हैं। ऑक्टोपस जानते हैं सबमरीन एनिमल है, ठीक है, पानी में रहता है, तो कुछ इस तरह का होता है, तकरीबन से इस तरह के बहुत सारे हाथ होते हैं, इसके 8 हाथ होते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑक्टोपस है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल एक ऑक्टोपस है, तो इस ऑक्टोपस के 8 हैंड्स होते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस ये इस तरह निकल जाता है। एक ऑक्टोपस है, इस ऑक्टोपस के पास कितने हैंड्स है? 8 हैंड्स। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 8। इसकी 8 है ना, क्योंकि ये मजीद और 8 लोगों के साथ क्या कर सकता है? अटैच हो सकता है। इस तरह कार्बन की वैलेंसी है 4, तो इसका मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है। ये 4 और एलिमेंट्स के साथ या एटम्स के साथ क्या हो सकता है? कंबाइन हो सकता है। इसलिए कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 बॉन्ड बनाने की वजह से हम कार्बन को क्या कहते हैं? कार्बन को टेट्रावैलेंट कहते हैं, टेट्रावैलेंट। तो टेट्रावैलेंट का क्या मतलब है? टेट्रावैलेंट मींस इसकी वैलेंसी 4 है। टेट्रा 4 को कहते हैं, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि वैलेंसी क्या है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। अब जब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कार्बन जो है, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, तो अब मजीद 3 और भी बना सकता है। तो वो 3 बॉन्ड इसने बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ क्या किए हैं? बनाए हुए। और दरमियान में आपको जितने भी कार्बन नजर आ रहे हैं, उसमें उन्होंने भी 4 बनाए हैं, लेकिन जो 2 बॉन्ड है वो 2 कार्बन के साथ बनाए हैं, और 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं। इसलिए जब हम इसका कंडेंस फार्मूला लिखेंगे ना, कंडेंस फार्मूला, ये असल में आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला है। ये सेम इस तरह नजर आता है जिस तरह आपने लीविस क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर, इससे पहले आप इसके बारे में 9th क्लास में आपको पढ़ा। इसका कंडेंस फार्मूला जो आप लिखोगे तो आप इस तरह लिखोगे, आज CH3 CH2 CH2 CH2, इसमें कितने CH2 है? 3 CH2 है, और एक लास्ट में CH3। तो ये आपने इसका फार्मूला लिखा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको कंडेंस कैसे करें? कंडेंस का मतलब है कि ये आखिर वाला कार्बन और ये पहले वाला कार्बन, स्टार्टिंग कार्बन और एंड कार्बन के बीच में जितनी भी आपके पास मिथाइल ग्रुप है, CH2 इज आल्सो कॉल्ड मिथाइल ग्रुप, तो इनको आप क्या करो? इनको आप फ्यूज कर दो, यानी एक दूसरे के साथ क्या करो? इसको क्या जब हम उसको छोटा करते हैं, इस पार्ट को छोटे करने को, इस पार्ट को जब हम छोटा कर लेते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? कंडेंस कहा जाता है। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे आप पहला वाला लिखो CH3, ठीक है। CH3 के बाद कितने CH2 है? 3 है, आप एक CH2 लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में बंद करेंगे, बाहर लिखेंगे 3 और लास्ट में फिर लिख देंगे CH3। तो ये हमने जो दरमियान वाला पार्ट है उसको कंडेंस कर लिया है। तो इसका मतलब जो कंडेंस फार्मूला होता है वो हम टाइम को बचाने के लिए और अपने आसानी के लिए लिखते रहते हैं, ठीक है। असल में जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्मूले लेते हैं तो वो इस तरह फार्मूलों को हम क्या करते हैं? लिखते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आसानी के लिए और टाइम को बचाने के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो कंडेंस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो मैं आपको पूरे चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको अंदाजा नहीं लग रहा, लेकिन ये तकरीबन हम आधा चैप्टर क्रॉस कर चुके हैं। ये हम इतनी चीज़ें यानी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा, जब हम आगे जाएंगे आपको ये भी बताया जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के कौन कौन से टाइप्स है, टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे, सब टाइप्स को भी डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही साथ किसी भी फार्मूले को, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फार्मूलों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कितने किस्म के फार्मूले हैं
जिनके जरिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो भी आप डिटेल में पढ़ लो, मसला नहीं है। क्लियर है? आप ये हिस्ट्री देखते हैं। अभी आप आई थिंक यहाँ तक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह के मॉलिक्यूल्स आपके सामने आएंगे और उनको आप स्टडी करोगे। ठीक है, तो चंद और हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ और हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह कंफर्म हो जाए। चलिए, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह के कंपाउंड भी आ सकते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड कहलाता है बेंजीन, यानी इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं, प्लेनर कंपाउंड्स भी होते हैं। ठीक है, जिसका हम ओपन चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं, यानी क्लोज चेन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ओपन चेन कंपाउंड भी हो सकते हैं। वो जब हम आगे जाएंगे आपको बताया जाएगा कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, क्लोज चेन कौन से होते हैं। क्लोज चेन का मतलब जब जंजीर इस तरह बंद हो, इसको क्लोज चेन कहा जाता है, साइक्लिक कहा जाता है। और फिर इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि एरोमेटिक क्या होते हैं, व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड को हम मालूम कैसे करेंगे कि ये एरोमेटिक है या सिंपल साइक्लिक है। बस सिर्फ साइक्लोनिक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसमें भी हम डिफरेंस को फिर बाद में जान जाएंगे। जब ये चैप्टर जो है ये पूरा पढ़ लोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के साथ साथ ये आपको क्लियर हो जाएगा कि एरोमेटिक और साइक्लिक सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स क्या है। क्लियर है? अच्छा, इस तरह के कंपाउंड भी आप पा सकते हैं, और साथ ही साथ इस तरह के कंपाउंड, यानी ये मैंने आपको एक रिंग लिया है, तो इस तरह के और रिंग्स भी अटैच हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 रिंग्स को अटैच कर दूँ, ठीक है, इस तरह, तो फिर इसको कहा जाता है एंट्रासीन, तो हम एंट्रासीन कहते हैं। तो ये अलग कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मौजूद है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स आपके सामने आएंगे, जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद होंगे। क्लियर है या नहीं? देखिए, याद रखें, जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल से इंतहाई डिफरेंट होते हैं। यानी साफ वाज़ेह पता चलता है कि ये ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल है और ये इनऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल है। जैसे आपके घर में जो मौजूद है, जैसे शुगर जानते हैं, जिससे हम सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज का फार्मूला अगर हम आप देखोगे C12H22O11, इसके फार्मूले में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हैं। इस तरह एसिटिक एसिड जैसे वो क्या है आपके घर में जो मौजूद है, वेनिगर को क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, तो उसका फार्मूला क्या है, CH3COOH। ठीक है, तो आप इसमें भी देख सकते हो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इसके फार्मूले में मौजूद है। तो इस तरह जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनके फार्मूलों के अंदर आपको साफ वाज़ेह नजर आता होगा कि इसमें हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ज़्यादातर हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके फार्मूलों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादातर मौजूद है। ठीक है, ये नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह ये बहुत कम कंपाउंड के अंदर मतलब इस क्लास में आपको ऐसे कंपाउंड बहुत कम देखने को मिलेंगे जिनके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर जैसी चीजें आएंगी। क्लियर है? अच्छा, अब जरा बैकग्राउंड हिस्ट्री की तरफ आते हैं। ठीक है, तो याद रखें, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर्ड है, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर्ड को जिसने मेंशन किया था तो उसका नाम था बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर्ड को मेंशन किया। यानी इस फील्ड को, ये जो फील्ड है केमिस्ट्री का जो ब्रांच है, इसको ये नाम देने वाला कौन था, वो था बर्जीलियस। और इसने 1803 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ये नाम भी दिया था। और साथ ही साथ 1803 में ये कहता है, ये एक फोर्स के बारे में कहता है, उस फोर्स का नाम है वाइटल फोर्स। एक थ्योरी ये रिप्रेजेंट क्या करता है, प्रेजेंट करता है, दैट थ्योरी इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, यानी 1803 में ये एक थ्योरी को क्या करता है,
डिस्कवर करता है और उस थ्योरी को नाम दिया जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। ये क्या कहता है वाइटल फोर्स थ्योरी, क्या कहती है हमें पता है? वाइटल फोर्स थ्योरी हमें ये कहते हैं कि जितनी भी जानदार हैं, जानदार चीज़ें, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी बॉडीज के अंदर एक सुपर नेचुरल फोर्स मौजूद होता है जो कि गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है, इनके अंदर मौजूद है। तो ये गॉड गिफ्टेड सुपर नेचुरल फोर्स क्या करता है, ये जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके अंदर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करता रहता है। तो बर्जीलियस का ये सोचना था उस टाइम, ठीक है, जो कि बाद में फिर ये रिजेक्ट कर देता है। कौन? एक जर्मन साइंसदान आता है बाद में 1828 में, 1828 में फिर एक जर्मन साइंसदान आता है और इस चीज़ को गलत साबित कर देता है, ठीक है। तो उसका नाम भी मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ जाते हैं हम, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि बर्जीलियस ने एक वाइटल फोर्स थ्योरी प्रेजेंट की थी जिसमें उसने ये कहा था कि जितनी भी जानदार चीज़ें उनकी बॉडीज के अंदर एक वाइटल फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको तैयार करेगी। अच्छा देखिए, तो उस टाइम ये नजरिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सिर्फ और सिर्फ जानदार चीज़ों के बॉडीज के अंदर बन सकते हैं, यानी इंसान उसको तैयार नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात? तो जब जो जर्मन साइंसदान है, जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद 1828 में एक साइंसदान आता है जो कि क्या था, जर्मन साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसका नाम था हमारे पास फ्रेडरिक वोलर, ठीक है। फ्रेडरिक वोलर क्या करता है, वो इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करता है। किस तरह रिजेक्ट करता है? जब ये एक एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है, जब एक एक्सपेरिमेंट करता है, वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने अमोनियम साइनेट को लिया, NH4CNO, अमोनियम साइनेट उसको कहा जाता है। जब इसने अमोनियम साइनेट को हीट किया तो हीट की मदद से इसने क्या किया, इसने अमोनिया को यूरिया को इसने क्या किया, प्रिपेयर किया। ये यूरिया का फार्मूला है, ठीक है। और यूरिया का फार्मूला जब जैसे इसने बनाया तो इस रिएक्शन से ये जाहिर हुआ कि ये जो रिएक्शन करवाया था ये तो लैब के अंदर करवाया था और एक इंसान ने किया था। तो इसका मतलब इंसान जो है उसने लेबोरेटरी के अंदर यूरिया को तैयार किया, जो कि यूरिया क्या है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया कहाँ पे मौजूद है, ये जो गोबर वगैरह है, डंग जिसको कहा जाता है, जो एनिमल से जो गोबर क्या होता है निकलता रहता है वो उनकी बॉडी से निकलता है, तो वो एक ऑर्गेनिक चीज़ है। तो अगर इसी यूरिया को फ्रेडरिक वोलर ने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया तो उसने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया कि कोई भी फोर्स जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक फोर्स मौजूद है जिसकी वजह से यूरिया बन सकता है। यूरिया को हम लैब के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवोल्यूशन आई। अब इसके बाद रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और पता है उसके बाद अभी हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है जो कि मुख्तलिफ जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद है। जैसे आप देख सकते हैं, आप जो खाना खाते हैं गोश्त खाते हो उसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फैट्स वगैरह, मिल्क इससे बटर बनता है, बटर में क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आप टाइम आप देख लोगे। विटामिन्स है, मिनरल्स है, ठीक है। मिनरल्स तो आई थिंक शायद मिनरल्स में हमारे पास क्या होता है, जिंक वगैरह ही चीज़ें होती है, सोडियम वगैरह, ये ऑर्गेनिक है। तो विटामिन्स आई थिंक विटामिन्स हमारे पास क्या ऑर्गेनिक है। इन चीज़ों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और आप अच्छी तरह इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लोगे कि असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह की मॉलिक्यूल्स स्टडी किए जाते हैं, उनके फार्मूले कैसे नज़र आते हैं, उनके फार्मूलों के अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद होते हैं, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे क्योंकि इस बुक में क्लास 10 में आपके बुक के अंदर 2 चैप्टर इसके ऊपर लिखे गए हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इसके बारे में भी स्टडी करेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। तो ये टाइम के साथ साथ होगा, अपने सबर रखना है, ठीक है, सबर से काम लेना है, एकदम एक दिन में कुछ ही नहीं होता है, ठीक है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन को पढ़ा है, प्रोफेसर पेट्रोल डीजल ये भी है, हाँ ये भी हाइड्रोकार्बन है।
तो आज के लिए इतना ही, क्लास भी खत्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे हम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।